नमस्कार। आगामी लोकसभा चुनाव पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम आम चुनाव 2024 राज्य नीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह। राज्य नीति यानी कि राज्यों की चुनावी राजनीति, यानी कि अलग अलग राज्यों में क्या है इस बार के आम चुनाव के समीकरण। इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करते हैं हर रोज किसी एक राज्य में चुनावी हलचल और स्थिति की। तो आज के अंक में बारी है सिक्किम की। तो आइए शुरुआत करते हैं जानकारी और विश्लेषण से भरपूर कार्यक्रम राज्य नीति की। जी, तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी राज्य पूरी तरह से तैयार हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला सीधे तौर पर विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन से होने जा रहा है और यही कारण है कि अब पार्टियों का फोकस उत्तर और दक्षिण के साथ पूर्वोत्तर राज्यों पर भी देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव की सियासी गणित में पूर्वोत्तर की सभी सीटें अपना अलग महत्व रखती हैं। यहां पर 8 राज्यों की कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव सिक्किम में एक ही साथ 19 अप्रैल को होने वाले हैं। हालांकि सूबे की मतगणना 2 जून को ही होगी। सिक्किम में एक ही चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 2 जून को मतगणना होगी। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 2 जून 2024 को ही समाप्त होने वाला है, इसीलिए वहां पर पहले मतगणना रखी गई है। 32 सीटों वाली विधानसभा में फिलहाल सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी एसकेएम के प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी ने 2019 के विधानसभा चुनावों में 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे सिर्फ 1.62% मत ही मिले थे। बाद में विपक्षी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एसडीएफ के 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी एसकेएम वर्तमान में राज्य में सत्तारूढ़ दल है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में सिक्किम विधानसभा में उनके विधायकों की संख्या फिलहाल 17 है। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एसडीएफ ने कुछ ही दिन pहले 6 सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग रिकॉर्ड 9वीं बार विधायक बनने के लिए नामची सिंथियांग से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो करेंगे सिक्किम की राजनीति पर विस्तार से चर्चा, लेकिन सबसे पहले सिक्किम से जुड़े कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं, फिर अपने विशेषज्ञ मेहमान से भी जुड़ेंगे। तो सिक्किम में सबसे पहले बात कर लेते हैं वहां की जनसंख्या की। तो जनसंख्या में अगर देखें तो 2011 तक के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। तो 2011 की ही फिलहाल बात करेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की कुल जनसंख्या 6,11,000 के आसपास है और इनमें पुरुष 3.23 लाख, महिलाएं 2.87 लाख और ये 2011 के आंकड़े हैं, क्योंकि उसके बाद जनगणना के आंकड़े नहीं आए हैं। और जनसंख्या के बाद अब बात साक्षरता दर की करेंगे कि साक्षरता कितना साक्षर है सिक्किम। तो राष्ट्रीय औसत हम जानते हैं करीब 73% का है, 72.98 का। तो सिक्किम ज्यादा ही है, 81.42, पुरुष 86.55 और महिलाएं 75.61% वहां पर साक्षर हैं। अब बात करेंगे कि वहां मतदाता कितने हैं। कुल मतदाता 4.62 लाख हैं, पुरुष 2.32 लाख, महिला 2.30 लाख और थर्ड जेंडर के भी 5 मतदाता हैं। और ये आंकड़े जनवरी 2024 के हैं। थोड़े से फेरबदल इसमें हो सकते हैं जब अंतिम सूची मतदान केंद्र तक पहुंचेगी मतदाताओं की। अब ये देखिए कि प्रमुख पार्टियां कौन सी हैं। जब एसडीएफ के बहुत सारे विधायक बीजेपी में 10 विधायक चले गए तो बीजेपी प्रमुख पार्टी बन गई है, कांग्रेस है, एसकेएम है और एसडीएफ है। तो सिक्किम के क्या चुनावी समीकरण हैं और इस बार वहां पर कैसा लग रहा है, क्योंकि सिक्किम वो राज्य है जहां पर लोकसभा की एक सीट के लिए तो चुनाव होना ही है, साथ में 32 विधानसभा सीटों के लिए भी चुनाव होना है, क्योंकि वहां पर विधानसभा चुनाव भी साथ साथ है। इस पर अपने खास मेहमान से करेंगे चर्चा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल,
सभी वैश्विक हलचल। खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार। बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सड़क दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें, व्यक्ति की सांस व नब्ज जांच लें। चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार आवश्यक है। खून बह रहा हो तो कपड़ा बांधकर रोकें। घायल व्यक्ति को खड़ा करने या चलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। कैसे करें घायल व्यक्ति की सहायता? घायल व्यक्ति की गर्दन, पीठ व रीढ़ सीधी रखें। हड्डी टूटी हो तो लकड़ी का सहारा देकर उसे बांध दें। कुछ खास बातों का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उसके मुंह में कुछ न डालें। बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाने की कोशिश न करें। यदि कोई नुकीली वस्तु शरीर में घुस गई हो। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि सिक्किम में क्या है चुनावी समीकरण, इस पर जुड़ने के लिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं और सिक्किम से स्थानीय पत्रकार हैं। हमारे साथ शेखर खवास जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सिक्किम से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत शेखर जी इस चर्चा में आपका। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि 2019 के बाद बीच में वहां पर कई तरह के राजनीतिक बदलाव हुए। पवन चामलिंग हम जानते हैं कि लंबे समय से मुख्यमंत्री थे, 2019 में मुख्यमंत्री पद से हटे तो उनकी पार्टी भी सलामत नहीं रही और उनके बहुत सारे 10 विधायक उनके भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। इस समय आप वहां पर किस तरह देख रहे हैं, कौन सी पार्टी कितनी मजबूती से, कितनी ताकत के साथ लड़ती हुई वहां नजर आ रही है चुनावी मैदान में? देखिए, अभी सिक्किम में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो तो अभी का जो रूलिंग पार्टी है, जो केयरटेकर सीएम है, जिन पार्टी से सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी है, जिन्होंने 2019 में पवन चामलिंग के जो 25 साल लंबी सरकार थी उसको मतलब धराशायी करके, उनको सत्ताच्युत करके वो सत्ता में आए थे। अभी वही पार्टी सबसे आगे चल रही है। उसके बाद अभी ये कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है वो तो अभी फिलहाल एसडीएफ पार्टी ही है, जो आपने बताया जो पिछले मुख्यमंत्री थे पवन कुमार चामलिंग, उनके पार्टी है। लेकिन इस बार ये जो त्रिकोणीय मतलब ये बोल सकते हैं कि फाइट देखा जा रहा है। अभी बीजेपी भी बहुत मजबूती से डटी हुई है। लेकिन बीजेपी को ये आस थी कि कुछ समय पहले तक कि वो शायद ये जो रूलिंग पार्टी एसकेएम, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, उनसे शायद उनका गठबंधन हो सकता है। ये उनको आस लेके बैठे हुए थे। लेकिन अंत में जाके जो चुनाव के जो बहुत ही नजदीक जाके ये गठबंधन नहीं हो पाया। तो अभी बीजेपी भी अकेले अपने दम पे लड़ रही है। और उन्होंने बीजेपी ने पूरे के पूरे जो सिक्किम के जो 32 विधानसभा समष्टि है, जो उसमें 32 के 32 उन्होंने कैंडिडेट अभी फिट किया हुआ है। शेखर जी एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे जब पिछली बार एसडीएफ के 10 विधायक बीजेपी में आ गए तो विधानसभा में तो मेन अपोजिशन पार्टी बीजेपी बन गई होगी, है ना? जी, तो, जरूर। हाँ, तो उसके बाद भी वो चाह रही थी कि एसकेएम के साथ एसकेएम और बीजेपी का अलायंस हो जाए, इसकी कोशिश हो रही थी क्या? नहीं, ये जो पिछले बार जो 19 के जो इलेक्शन थे उसके
पोस्ट पोल अलायंस हुआ था बीजेपी और एसकेएम के, हाँ। लेकिन ये बस कहने भर के लिए थे, क्योंकि जो भी यहाँ के विधायक थे, बीजेपी विधायक थे, वो संतुष्ट नहीं थे कि एसकेएम पार्टी जो गठबंधन का धर्म मतलब वो नहीं निभा रहे हैं और उनका जो भी जितने भी अधिकार है वो उनको नहीं मिल पा रहा है। ये उनका कंप्लेन शुरू से मतलब ये जितने भी लगभग 4 साल ये गठबंधन रहा तो उसमें पूरे 4 साल इनका ये कंप्लेन था। लेकिन जो सेंट्रल बीजेपी थे वो एसकेएम पार्टी से वो मतलब उसका अच्छे संबंध थे और जो भी सेंट्रल लीडर्स यहाँ पे आते थे तो उनको इनका प्रशंसा करते थे एसकेएम गवर्नमेंट का और उनको मतलब ठीक है ऐसे ही बोलते थे। लेकिन जो स्टेट बीजेपी थे वो नाखुश थे। हाँ बिल्कुल, हमने देखा है जी। मैं लौटता हूँ आपके पास, और हमने देखा है कि पूर्वोत्तर में खासतौर पर जो इस तरह की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, रीजनल पार्टी हैं, उनके साथ जाहिर सी बात है कि दिल्ली में जो सत्ता में बैठे होते हैं वो भी और खुद वो भी दिल्ली से संबंध अच्छा बना करके रखते हैं ताकि दोनों जगह पर विकास का काम मतलब वहां पर विकास का काम ज्यादा अच्छा हो और दिल्ली से संबंध बिल्कुल जो केंद्र सरकार है उससे अच्छे रहे। मैं लौटता हूं आपके पास और चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा देख लेते हैं कि वहां के लोकसभा सीट का क्या समीकरण है। तो सिक्किम में सिर्फ एक लोकसभा सीट ही है और वो सीट जो है वो अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सुरक्षित है। ये एक सीट है सिक्किम में विधानसभा लोकसभा की, और ये जो लोकसभा की एक सीट है ये पूरी तरह से शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए ये सीट सुरक्षित है। 2019 का नतीजा देखिए, एसकेएम ने वो सीट जीती थी और एक ही सीट है तो बाकी किसी को तो खैर कोई और सीट मिलने की कोई गुंजाइश थी नहीं, तो एसकेएम को वो सीट मिली थी। लेकिन 2019 में जो सीट मिली तो वोट शेयर कैसा था देखिए, एसकेएम का वोट शेयर 47.76, एसडीएफ का 44.20, बीजेपी 4.74 और कांग्रेस को भी 1.14। यही 4 मुख्य खिलाड़ी थे। उनमें भी आप कह सकते हैं कि जो दोनों क्षेत्रीय पार्टियां थी वो मेन प्लेयर थी। शेखर जी के पास एक बार फिर मैं चलता हूं और जुड़ता हूं उनसे, चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। शेखर जी, पिछली बार मैं 2019 के चुनाव में वहीं पर था तो इंदिरा कुमार बहुत ही यंग है ना, मुझे लगता है कि शायद 25 साल के उस समय होंगे 2019 में जब वो लोकसभा चुनाव जीते थे। क्या नाम उनका था? इंदिरा कुमार, इंद्रामान सुब्बा। हाँ, इंद्रामान सुब्बा, ठीक है। तो इंद्रामान सुब्बा जीते थे और बहुत ही यंग, उस समय तो 25 साल के थे। इस बार वो खड़े हैं और उनके सामने कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो चुनौती दे सकते हैं उनको? जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा ये करेक्शन करना चाहता हूं कि ये जो एकमात्र लोकसभा जो सीट है वो एसटी आरक्षित नहीं है, तो ये जनरल है। ये अच्छा, ये जनरल सीट है। जी। और अच्छा। और इस बार भी इंद्रामान सुब्बा जो एसकेएम पार्टी के पिछले बार कैंडिडेट थे और जो विजयी हुए थे 5 साल जिनका कार्यकाल चला, वो भी इस बार मैदान में है और एसकेएम पार्टी के कैंडिडेट के रूप में है। और उनके सामने पिछली 2 बार के एसडीएफ पार्टी के जो एमपी थे, लोकसभा एमपी, वो मैदान में है उनके अगेंस्ट में। और उनके और जो भी कुल 5 पार्टियों ने जिनमें से 2 नेशनल पार्टी है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस है, और कुल 5 पार्टी की ओर से उम्मीदवार है इस बार, और इसके साथ साथ 8 निर्दलीय उम्मीदवार है। और इस कुल टोटल 14 उम्मीदवार से अभी 14 कैंडिडेट से। अच्छा, एक सीट के लिए 14 कैंडिडेट हैं टोटल, है ना? और क्योंकि वहां पर विधानसभा का भी चुनाव है तो उस पर तो बात करूंगा, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि 14 कैंडिडेट हैं, इनमें कोई किसी का समर्थन कर रहा है क्या? कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है या किसी तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग है क्या किसी पार्टी के बीच में या 2-3 पार्टियों के बीच में वहां पर? जी, अभी तक तो ऐसा कुछ समीकरण देखने को नहीं मिला और ओपनली कोई किसी को सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी कुछ और दिन बचे हुए हैं, तो कुछ इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है वो शायद एसकेएम पार्टी के जो कैंडिडेट है उनको सपोर्ट कर सकते हैं। एक चीज और शेखर जी, हम जब पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर रहे थे ना, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट की, तो कई सारे स्टेट में हमने देखा, मणिपुर हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो, वहां पर हमने देखा कि खास तौर पर जो नेशनल पार्टी बीजेपी है, उन्होंने क्या किया था कि वहां के अपने लोकल पार्टनर को वो सीट दे करके उनका वो सपोर्ट कर रहे हैं। सिक्किम में इस तरह का कोई इक्वेशन नहीं बन पाया।
नहीं, लोकसभा में तो नहीं बना, लेकिन इसके ठीक विपरीत हुआ है। राज्यसभा जो हाल ही में हुआ है 1-2 महीने पहले, राज्यसभा के जो एक ही राज्यसभा सीट है उसमें जो इलेक्शन हुआ था उसमें एसकेएम ने बीजेपी को रास्ता मतलब खुला छोड़ दिया, उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं दिया। अच्छा, तो इस हिसाब से अभी बीजेपी का राज्यसभा कैंडिडेट है सिक्किम में, जिनको इनडायरेक्टली एसकेएम का सपोर्ट मिला क्योंकि उन्होंने अपना कोई कैंडिडेट फिट नहीं किया। और असेंबली में तो मतलब एसडीएफ का सिर्फ एक ही वो थे विधायक थे पवन कुमार चामलिंग, तो उनके तो सपोर्ट करने या न करने का कोई मायने नहीं रखता था, वो बाकी तो एसकेएम और बीजेपी थे असेंबली में जो, तो इसीलिए एसकेएम ने जब कैंडिडेट नहीं दिया तो बीजेपी का कैंडिडेट अनकंटेस्ट मतलब वो हो गया है। तो ये एक तरह से इससे इंडिकेशन मिलता है ना, कि भाई राज्यसभा में बीजेपी के कैंडिडेट को समर्थन किया गया, तो चाहे यहां पर कोई भी जीते तो एक सहयोग, एक कोऑपरेशन जो है वो बना हुआ रहेगा। मैं आपके पास लौटूंगा, और क्योंकि वहां पर विधानसभा चुनाव भी होना है तो उस पर भी खास तौर पर आपसे बात करूंगा, लेकिन विधानसभा के कुछ आंकड़े पहले दिखा देता हूं, उसके बाद फिर आपके पास लौटता हूं। तो सिक्किम में 32 हैं विधानसभा सीटें, सामान्य 18 हैं, आरक्षित एससी के लिए 2 और आरक्षित एसटी के लिए 12। तो इस तरह से सीटों का वहां पर बंटवारा है अलग अलग वर्गों के लिए। और पिछली बार के नतीजे देख लीजिए, 17 एसकेएम, 15 एसडीएफ, बाद में हालांकि उसमें से 10 बीजेपी में आ गए थे। बीजेपी उस समय तो शून्य थी और कांग्रेस भी शून्य थी, लेकिन बाद में फिर बीजेपी में बहुत सारे विधायक, 10 विधायक करीब एसडीएफ से आ गए थे। वोट प्रतिशत देखिए, एसकेएम 47.03, एसडीएफ को उल्टा ज्यादा वोट था 47.63, लेकिन सीटें एसकेएम की ज्यादा हो गई थी। बीजेपी 1.62% और कांग्रेस 0.77%। शेखर जी से जुड़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस बार क्या तस्वीर बन रही है विधानसभा चुनाव में। शेखर जी, पिछली बार जब मैं वहां था तो पवन कुमार चामलिंग के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, जो करप्शन के चार्जेस थे, उसको पीएस गोले, जो अभी मुख्यमंत्री है, उनका शायद ये दूसरा नाम है पीएस गोले, है ना, उन्होंने प्रेम सिंह तमांग, हाँ, इनका दूसरा नाम पीएस गोले भी है क्या? पीएस गोले, हाँ, मुझे याद है। तो उन्होंने इसको बड़ा मुद्दा बनाया था, है ना। इस बार आपको क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में इस बार क्या क्या मुद्दे हैं? जी, आपने सही कहा, पिछली बार इलेक्शन में जो करप्शन था ये बहुत बड़ा मुद्दा था। और जो अभी रूलिंग जो पार्टी है, जो एसकेएम पार्टी है, वो कहते थे कि जो 25 साल का जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे करप्शन के, भ्रष्टाचार के बहुत सारे केस हुआ है। हालांकि ये कोर्ट में कोई भी साबित नहीं हुआ है अभी तक। तो लेकिन ये है कि जो वो लोग गवर्नमेंट में आए, एसकेएम पार्टी गवर्नमेंट में आए, और पिछले 5 साल में एक भी ऐसा मतलब कोई भी घटना हमें दिखाई नहीं दिया जिसमें उन्होंने पिछले गवर्नमेंट के कोई भी मंत्री हो या चीफ मिनिस्टर हो, किसी भी के खिलाफ कोई भी सीबीआई जांच की जांच की मांग कर रहे थे उस वक्त। मतलब उनका एक मुद्दा था कि सीबीआई जांच करवाएंगे, लेकिन वो नहीं दिखाई दिया। इवन यहाँ तक कि कोई विजिलेंस, वो जो स्टेट विजिलेंस है, ये भी कोई मतलब स्टेट विजिलेंस में भी कोई केस हुआ नहीं है उनके खिलाफ। तो इस बार करप्शन का उतना कोई मतलब उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। तो इस बार डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, इस बार जी। और शेखर जी, हुआ कि शेखर जी, मैं आपसे एक बात और ये पूछना चाह रहा था कि हम देख रहे हैं कि जो दोनों नेशनल पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, उनका प्रेजेंस तो है, लेकिन उस तरह की मजबूत अवस्था में नहीं है। क्या पहले कभी 2009 में ऐसा हुआ था कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों नेशनल पार्टी ने कभी हाथ मिलाया था, एक दूसरे के साथ अलायंस किया था क्या वहां पर? नहीं, इलेक्शन के टाइम में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन 2009 के आसपास मतलब जो कोई छोटे मोटे जो भी मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे कोई भी मुद्दा आते थे, कोई भी विषय मतलब कोई भी इशू होते थे, यूडीएफ नाम का कुछ बनाया था उन्होंने प्लेटफॉर्म, यूडीएफ नाम। जी जरूर, सही, आपने सही कहा। तो उस प्लेटफॉर्म में एक साथ आए थे, लेकिन इलेक्शन के टाइम में कभी भी इस तरह का मतलब कोई भी गठबंधन या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि पवन चामलिंग सरकार के खिलाफ मुद्दों को लेकर के ये लोग एक साथ आए थे एक बार, है ना? आए थे। अच्छा, ठीक है। अब जरा रीजनल पार्टियों पर बात कर लेते हैं। इस बार आपको, जैसे आपने कहा कि देखिए एसकेएम रूलिंग है, ठीक है,
एसकेएम को चुनौती देते हुए क्या इस बार एसडीएफ दिखाई पड़ रही है क्या? जी, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, अभी तक तो मेन ऑपोजिशन पार्टी एसडीएफ को ही आप मान सकते हो, क्योंकि उसमें सबसे सीनियर लीडर जो पूरे देश के ही सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो 25 साल तक उनका रिकॉर्ड है। हाँ। जी जी, वो है। और उनके साथ आप एक नाम और ले सकते हैं, जो इंडियन नेशनल टीम का, वो फुटबॉल टीम का कैप्टन भाईचुंग भूटिया। हाँ, उनकी भी पार्टी, बिल्कुल उनकी पार्टी थी, सही बात। उनके आमरो सिक्किम करके जो पार्टी थी, वो पार्टी के साथ ही वो एसडीएफ में मर्ज हो गए। अभी वो एक बरफुंग कंस्टिट्यूएंसी से अभी एसडीएफ के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी रीजनल पार्टी है, एक और पार्टी है जो है सिटीजन एक्शन पार्टी। सिटीजन एक्शन पार्टी जो गणेश कुमार राय करके, मतलब उनका लीडर है, जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार है, जो पहले एसडीएफ में ही थे। वो एसडीएफ के पवन चामलिंग के एक युवा लीडर थे। और उन्होंने जब से 2019 में सरकार उनके नहीं आए, उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दिया और एक अपना एक पार्टी खोला है, मतलब पार्टी स्थापना किया है, सिटीजन एक्शन पार्टी। और ये भी एक प्रमुख विपक्षी पार्टी है अभी सिक्किम में। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसमें शेखर जी, बाईचुंग भूटिया से पिछली बार हमने बातचीत की भी थी और वो उस वक्त लड़ रहे थे, लेकिन क्या कहीं ना कहीं ये चीज है कि जो, अगर वोट प्रतिशत की बात करूं, जो नेपाली मतदाता हैं वो वहां पर बिल्कुल एकदम मेजॉरिटी में है, बहुमत में है, इसीलिए बाईचुंग भूटिया जैसे लोगों को भी आखिरकार एसडीएफ में जाना पड़ा? ये भी हो सकता है, लेकिन आपको बता दूं, आपने शुरू में जो एक आंकड़ा दिखाई थी, उसमें जो 12 सीट एसटी को लिए, एसटी मतलब वो दिखाए गए थे। एक्चुअली यहाँ पे एसटी नहीं है, वो बीएल सीट है, भूटिया लेप्चा करके अलग से। वो एसटी सीट न होने के कारण, बीएल मतलब भूटिया लेप्चा है ना? जी, भूटिया लेप्चा, जो सिर्फ भूटिया और लेप्चा को, जो बाईचुंग भी वो भूटिया कम्युनिटी से आते हैं, उनके। और इसमें न जो लिंबू और तामांग भी यहाँ पर ट्राइबल है, लेकिन उनको यहाँ से चुनाव लड़ने का कोई मतलब उसमें वो नहीं है, आरक्षण नहीं है, सिर्फ ये भूटिया और लेप्चा के लिए है। तो जो आपने कहा कि नेपाली बहुमत, मतलब बहुसंख्यक नेपाली होने के कारण बाईचुंग भूटिया का मतलब पॉलिटिकल वो नहीं चल पा रहा है, ये कुछ हद तक ये सही है, लेकिन जो जिन से वो इस बार लड़ रहे हैं वो बीएल के लिए आरक्षित है। ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ बीएल ही लड़ पा रहे हैं, बिल्कुल। तो उसमें उसका चांसेस है, अभी चांसेस उनके जीतने के हैं। आपसे एक सवाल और जरूर पूछना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट पर हम सब जानते हैं कि मोदी सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी का कितना फोकस रहता है, और उसमें सिक्किम भी निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो जेस्चर है और मोदी सरकार का जो ये अप्रोच है, ये सिक्किम में लोगों को टच कर रहा है? जी, जो डेवलपमेंट के हिसाब से जो हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन पॉलिटिकली मुझे नहीं लगता कि कोई मोदी मैजिक बोल सकते हैं या कोई भी ऐसा नहीं है, मुझे लगता है, ऐसा लगता है। और बीच में जो पोस्ट पोल अलायंस थे एसकेएम गवर्नमेंट के साथ या एसकेएम पार्टी के साथ, उस हिसाब से बीजेपी थोड़ा बहुत मजबूत हुआ है, ये मैं मान सकता हूँ। और ग्राउंड में भी, मतलब जो फील्ड में भी बहुत बड़े मतलब संख्या में, मतलब उनको मालूम था, कहीं ना कहीं उनका ये आस थी कि ये गठबंधन हो जाएगा और गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं किसी तरह से गठबंधन गवर्नमेंट हो सकता है, लेकिन ये नहीं होने के कारण अभी मतलब ये समीकरण बहुत चेंज हुआ है। इलेक्शन के कुछ 1-2 दिन पहले अभी चेंज हुआ है। जाहिर सी बात है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो वहां पर ज्यादा प्रभावी हैं, तो इसलिए विकास को लेकर निश्चित तौर पर लोगों के मन में बातें हैं, लेकिन आपने सही कहा कि अभी राजनीतिक तौर पर उस तरह का असर नहीं दिखाई पड़ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी जुड़ने के लिए, और सिक्किम का जो चुनावी फ्लेवर है उसको हमें बताने के लिए, समझाने के लिए हमें और हमारे दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की राजनीति में हमने सिक्किम की बात की, आगे फिर किसी और राज्य की बात करेंगे, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं चुनाव आयोग के मतदाता जागरूकता संदेश के साथ। आप भी एक सजग मतदाता बने और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। नमस्कार। यकीन है खुद पर है नाज।